नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में वर्णमाला से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और एक एक करके सबको क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है कंठोष्ठ, बी ऑप्शन है कंठतालु, सी ऑप्शन है तालु और डी ऑप्शन है ओष्ठ। देखेंगे दोस्तों, चूंकि ए और ऐ जो ध्वनियाँ होती हैं कंठ और तालु के योग से बने होते हैं, चूंकि आ प्लस ई के योग से बनते हैं। आ कंठ वर्ण होता है और ई तालु वर्ण होता है। इस प्रकार इससे बनने वाला जो वर्ण होगा क्या होगा? कंठ तालव्य होगा। ठीक है, तो ए ऐ दोनों ही ध्वनियाँ क्या होंगी? कंठ तालु के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखेंगे, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? देखिए दोस्तों, मान्यता प्राप्त स्वरों की संख्या 11 है। जैसा कि यहाँ आप देखेंगे कि ऑप्शन है, पहला है 10, 12, 11, 7। तो देखेंगे जो सी ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जैसा कि हमने बताया है कि 4 मूल स्वर होते हैं या लघु स्वर होते हैं, 3 दीर्घ स्वर होते हैं और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो इस प्रकार स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। फिर आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न है, इनमें से संयुक्त व्यंजन है। क्या है? इनमें से संयुक्त व्यंजन बताना है। देखेंगे ऑप्शन, इसमें आ ऑप्शन है जैसे ढ, बा ऑप्शन है ज्ञा, सा ऑप्शन है अंगा और दा ऑप्शन है अड़ा। तो इस प्रकार से देखेंगे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं हिंदी भाषा में 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो देखेंगे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी होगा, ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन होता है। हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पास कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह है। द्वितत्व व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। हमने बताया था पिछली वीडियो में आपको कि जब एक किसी शब्द में समान प्रकार के व्यंजन लिखे हों तथा उनके मध्य कोई स्वर न हो तो उसे द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। ऐसा कौन सा वर्ण है दोस्तों इसमें जिसमें समान प्रकार के व्यंजन है और उनके मध्य में स्वर न हो? देखेंगे जो सी ऑप्शन है दिल्ली इसमें है ना। उत्साह जैसे है ये गुच्छ व्यंजन के अंतर्गत आता है तो इसमें भी, लेकिन अलग अलग व्यंजन है, लेकिन इसमें समान प्रकार के व्यंजन है, इसलिए क्या होगा? ये जो है तो दिल्ली जो शब्द होगा तो द्वितत्व व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक इसी प्रकार देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आगे देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत, घोषवर्ण के अंतर्गत, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत या तालव्य के अंतर्गत? आपको पता है कि जो छ ध्वनि है क्या है? संयुक्त वर्ण है, मतलब संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्योंकि इसका निर्माण जो होता है मूर्धा क हलंत में प्लस मूर्धा सा की योग से बना हुआ है, इसलिए इसको छ ध्वनि दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण मानक वर्ण नहीं है? मानक वर्ण देखिए दोस्तों कौन से होते हैं? जो स्वर और व्यंजन होते हैं, जो 52 वर्ण में जिनको स्थान मिला है वो मानक वर्ण कहलाते हैं, और जिनको 52 वर्णों में स्थान नहीं दिया गया है वो मानक वर्ण नहीं कहे जाएंगे। देखेंगे यहाँ रव लिखा है, भ, ख और धा लिखा हुआ है। तो जो पहला वर्ण है यहाँ देखेंगे, पहला है रव, ये जो है तो मानक वर्ण नहीं है, बल्कि ये सब के सब मानक वर्ण है। वर्णमाला में इनको प्लेस दिया गया है, लेकिन देखेंगे कि जो रव शब्द है इसको वर्णमाला में कोई स्थान नहीं दिया गया, अतः यह मानक शब्द नहीं है, वर्ण नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन 7वां है। 7वें प्रश्न में देखेंगे फ का उच्चारण स्थान है। कंठोष्ठ इसमें ऑप्शन है, दंतोष्ठ है, मूर्धन्य है या ओष्ठ है। देखिएगा जो फ ध्वनि होती है, जैसे कि हमने बताया था कि जब उच्चारण के आधार पर व्यंजन पढ़ते हैं तो उच्चारण के आधार पर जो ध्वनियाँ होती हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ होते हैं। फ का उच्चारण स्थान जो होता है तो ओष्ठ से होता है। देखेंगे जो प वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं, क्या प वर्ग के सभी व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। प, फ, ब, भ,
माँ, इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो इनके उच्चारण में हमारे होस्ट की ज़रूरत पड़ती है उच्चारण करने में, इसलिए इनको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर है, चा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? चा व्यंजन कहाँ से उच्चारित होता है दोस्तों? तो आपने जैसा हमने बताया है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ वर्ण जो होते हैं, तो इनमें आपको ऑप्शन देखना है, ओष्ठ है, दंत है, मूर्धा है और तालु है। तो तालु चूंकि का के बाद चा की लाइन आती है, कंठ और तालु मतलब क्या, तालु वर्ण है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन सही होगा। चा व्यंजन का उच्चारण प्लेस क्या होता है? तालु होता है। मतलब च वर्ग के सभी व्यंजन जो होते हैं, च, छ, ज, झ, या, ये सब तालु वर्ण कहलाते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, जो अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, निम्न व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन बताना है। यहाँ य, ल, क और श व्यंजन को बताया है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन आपको याद होगा, श, 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 ह, ये व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। तो जो ये डी ऑप्शन है, सेटी वाला स जिसे कहते हैं, जिसका प्रयोग जब हम करते हैं तो सेटी जैसा प्रतीत होता है ना? तो ये क्या कहलाता है? ये जो है तो व्यंजन जो है तो आपको उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। फिर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। 10वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य है? देखेंगे, मूर्धा बताना है। ता है ऑप्शन में, ध है, द है और ढ है। तो मूर्धा वर्ण कौन से होते हैं? आपको पता है कि ट, ठ, ड, ढ, अणा, ये ध्वनियाँ जो होती हैं तो क्या होती हैं? मूर्धा ध्वनियाँ कहलाती हैं। अब देखेंगे यहाँ मूर्धा ध्वनि कौन सी होती है। ट वर्ण के जो कौन से ट वर्ग के कौन सा वर्ण है? इसमें ढ है, ढक्कन, ढ से ढक्कन, ये क्या कहलाएगा? ये मूर्धा ध्वनि है। इस प्रकार देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है ये सही होगा। आगे देखेंगे, अगला 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? क्या? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का मतलब होता है दोस्तों पीछे। जिस वर्ण के उच्चारण में वायु जिह्वा के पीछे से निकलती है उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। वो कौन सा होता है? देखेंगे ऑप्शन इसमें र है, ल है, झ है, ह है, लेकिन पार्श्विक व्यंजन केवल एक ही होता है, वो कौन सा होता है? ला। अतः बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो 12वां क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार है, वर्णमाला कहा जाता है, किसे कहा जाता है वर्णमाला? घोष ध्वनियों को, वर्णों के समूह को, अक्षरों की माला को या व्यक्त शब्दों को? तो आपको पता है कि वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अतः बी ऑप्शन सही है ना? कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 13वां क्वेश्चन है कि घोष का अर्थ है। घोष का मतलब दोस्तों क्या होता है? जैसा कि आपने स्वर और व्यंजन को पढ़ा होगा तो घोष या कंपन के आधार पर आपने वर्णों वर्गीकरण देखा होगा। घोष से आशय क्या होता है? कंपन से होता है। तो घोष के आधार पर जो वर्ण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष होते हैं। तो घोष का आशय क्या होता है? कंपन से होता है। यहाँ पास देखिएगा कि ऑप्शन दिए कि क्या अर्थ होता है, नाद, नंदी, नाद, नदी। तो देखेंगे जो नाद शब्द है, जो ऑप्शन ए है, नाद का मतलब क्या होता है? एक तरह से तेज आवाज से होता है या चिल्लाने से होता है। तो यहाँ कंपन से आशय, घोष से आशय कंपन से होता है। अतः नाद का भी अर्थ क्या होता है? कंपन से होता है ना? जैसे मेघनाद का सुना होगा, जब वो गरजते थे तो कंपन पैदा होती थी। इस प्रकार नाद का अर्थ क्या होता है? घोष से होता है। अतः ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखेंगे जो 14वां क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है कहलाती है लुंठित, संघर्षी, पार्श्विक और ईशत स्पृष्ट शब्द इसमें लिखा हुआ है ना? कुल मिला के इसमें लिखा होगा
स्पर्श व्यंजन। तो देखेंगे ऑप्शन इसमें जो कह रहा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकलती है उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया है, लुंठित वर्ण कहते हैं। क्या? लुंठित या सॉरी दोस्तों, यहाँ पार्श्विक व्यंजन होगा। अभी हमने आपको बताया था कि क्या होगा, पार्श्विक। पार्श्व हमने बताया था कि जब जिह्वा के पीछे से ध्वनि वायु निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन में क्या बताया था हमने? ला बताया था कि ये ला जो ध्वनि होती है पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। और जो रा होता है इसे लुंठित वर्ण कहते हैं या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। आगे मिलेगा तो देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वां है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई देखिएगा, शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है। क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है दोस्तों? वर्ण होता है। भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और भाषा के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। अतः ध्वनि या वर्ण जो है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन चूंकि लिखित रूप क्या होता है, वर्ण, मतलब एथेंटिक या प्रमाणित कौन सा माना जाता है? वर्ण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे 16वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक मतलब नासिका, मतलब नाक से होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में नाक की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? नासिक वर्ण कहते हैं। देखेंगे यहाँ ऑप्शन है, मूर्धा सा है, अय्या है, ग है और ज है। तो नासिक वर्ण कौन से होते हैं? जो पंचमाक्षर होता है दोस्तों, किसी वर्ग का पांचवा वर्ण है ना। जो पंचमाक्षर होते हैं, अंगा, अय्या, आड़ा, ना और माँ, ये सब क्या कहलाते हैं? पंचमाक्षर कहलाते हैं। और पंचमाक्षर को नासिक वर्ण कहते हैं। नासिका की सहायता, नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है 16 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ब ऑप्शन होगा। देखेंगे जो 17वां क्वेश्चन आगे देखेंगे, निम्न में से तालव्य व्यंजन वर्ग है। तालव्य व्यंजन देखेंगे कौन सा? जो तालु से बोले जाते हैं, ठीक है। क, च, ह या द, कौन सा आंसर होगा? आपको पता है कि तालु वर्ण कौन से होते हैं? अभी ऊपर भी एक प्रश्न इसमें आया था, जो च वर्ग होता है तो तालु से बोला जाता है। देखेंगे यहाँ पास च ही आगे आ गया है और क्या होगा? ये तालव्य होगा। तो च वर्ग के सभी व्यंजन जैसे च, छ, ज, झ, या, ये सभी के सब कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ये तालु वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, 18वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? कौन? मूर्धा व्यंजन। देखिएगा, ग, ध ऑप्शन में है, बी ऑप्शन है, ज, झ, इसी प्रकार सी ऑप्शन है, ड, ढ और डी ऑप्शन है, प, फ। देखेंगे जो मूर्धा वर्ण होते हैं, मूर्धा वर्ण कौन से होते हैं? जो ट वर्ग होता है, ट, ठ, ड, ढ, अण। तो यहाँ देखेंगे जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा? ये मूर्धा वर्ण होगा। सी ऑप्शन, ड और ढ, ये क्या होंगे? मूर्धा से उच्चारित होने वाले ध्वनि होते हैं, मूर्धा वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से देखेंगे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, ए ऐ वर्ण कहलाता है। इससे ये पहला ही क्वेश्चन आगे बना हुआ था कि ए ऐ जो ध्वनि होती है किसके अंतर्गत आती है? कंठ और तालु के अंतर्गत आती है। पहला प्रश्न भी बना था, इसका दोहराव हो गया है दोस्तों, क्योंकि हमने बताया था कि ए आ प्लस ई के योग से बना है। आ जो है तो कंठ वर्ण है और ई जो है तो तालु वर्ण है। इस प्रकार से कंठ तालु बनता है। आशा करता हूँ कि दोस्तों बात समझ में आई होगी और आप इसे ढंग से पढ़ेंगे। अभी आगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए गुड डे, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका स्नेह और प्रेम का आकांक्षी हूँ। धन्यवाद।